हमारी इस कहानी का शीर्षक है समाज का आईना। ये शीर्षक हमने क्यों रखा है ये आप लोगों को कहानी सुनने के बाद समझ आ जाएगा। अरे विशाल बेटा, कैसे हो? बड़े दिन बाद दिखाई दिए। विशाल के पड़ोस में रहने वाली शीला आंटी ने विशाल को देखते ही पूछा। नमस्ते आंटी। ठीक हूँ, बस कुछ समय से एग्जाम में बिजी था तो बाहर कम ही निकल रहा था। बालकनी में खड़े विशाल ने आंटी की तरफ देखते हुए मुस्कुरा के कहा, नमस्ते। अच्छा हाँ, तुमने रेलवे का फॉर्म भरा था ना? तुम्हारी मम्मी ने बताया था मुझे। कैसा हुआ एग्जाम? छत पर टहलते हुए शीला आंटी ने विशाल से पूछा। आंटी, एग्जाम तो अच्छा हुआ है, बाकी परीक्षा परिणाम आने पर ही पता चल पाएगा। बालकनी में खड़े विशाल ने उत्तर दिया। बेटा, मेरे जेठ का लड़का भी पिछले साल रेलवे में सिलेक्ट हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। और तुमने दिन रात मेहनत भी तो की है, तुम्हारा तो बेटा पक्का ही है। बस तुम मिठाई तैयार रखो, शीला आंटी ने कहा। ये सुनकर विशाल को थोड़ी चिंता होने लगी। आंटी के जेठ का लड़का तो ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे नहीं विशाल, तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया है और तुमने मेहनत भी तो खूब की थी, हो जाएगा। यही सोचते सोचते विशाल अपने कमरे में जाकर बैठ गया। लखनऊ के विज्ञान नगर इलाके में रहने वाला विशाल पिछले 2 वर्ष से रेलवे का फॉर्म भर रहा था। पिछली बार परीक्षा पास न हो पाने के कारण विशाल को इस बार बहुत उम्मीदें थी कि इस बार तो वो रेलवे की नौकरी पा ही लेगा। इस बार उसने अपनी तैयारी के लिए एक कोचिंग संस्थान का भी सहारा लिया था, जिससे विशाल को भरोसा हो गया था कि इस बार उसको रेलवे की नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। विशाल, तू यहाँ बैठा है? चल बाहर आजा, तेरे मामा जी आए हैं, विशाल की मम्मी अर्चना ने विशाल से कहा। विशाल बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि वहाँ मामा जी के साथ मामी जी भी आई हुई हैं। नमस्ते मामा जी, मामी जी, विशाल ने दोनों की ओर देखते हुए कहा। नमस्ते विशाल बेटा, कब आ रहा है तेरा रेलवे का रिजल्ट? मामा जी ने जिज्ञासावश विशाल की ओर देखते हुए कहा। अरे रिजल्ट का क्या है, हमें तो पता है हमारा लल्ला तो सरकारी नौकर बन ही गया समझो। बस अब जल्दी से इसके हाथ पीले करने की तैयारी कर लो। विशाल कुछ बोलता उससे पहले ही मामी जी ने फटाक से जवाब दिया। हाँ भाभी जी, बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा बेटा किसी लायक हो जाए। इकलौती औलाद है हमारी, हम यही चाहते हैं कि इसे जीवन में कोई परेशानी न उठानी पड़े। विशाल के पापा नीरज ने गंभीरता से कहा। बातचीत चल ही रही थी कि इतने में अर्चना चाय नाश्ता लेके आ गई। अरे अर्चना, कब तक तुम खुद ही काम करती रहोगी? अब घर में बहू के आने का वक्त आ गया है, मामी जी ने मुस्कुराते हुए। अर्चना और नीरज कुछ समझ पाते इससे पहले ही मामी जी ने दोबारा कहना शुरू किया। देखो, मैं साफ साफ बताती हूँ, हमारी बेटी सपना भी अब सयानी हो गई है। मैं और सपना के पापा चाहते हैं कि अब बेटी के हाथ पीले कर दिए जाएं। हमारा विशाल भी अब जवान हो गया है, नौकरी भी समझो लगी गई, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी कर दें। आप लोग हमारे अपने हैं, इसलिए हम आपके पास अपनी बेटी के लिए बात करने आए हैं, मामी जी ने खुश होते हुए कहा। अपनी शादी की बात होता देखकर विशाल समझ नहीं पाया कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। वो वहां से उठ के चला गया। भाई साहब, इस बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, आपने हमें असमंजस में डाल दिया है, नीरज ने सोचते हुए जवाब दिया। कभी नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए, आप हमारी सपना के बारे में सब जानते ही हैं। बाकी विशाल तो बहुत सुशील लड़का है, ऐसा लड़का हमें हमारी सपना के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग सोच लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, मामा जी ने नीरज की बात का उत्तर देते हुए कहा। ये कहकर मामा जी और मामी जी चले गए। विशाल के मम्मी पापा को अपने बेटे के लिए सपना एक अच्छी लड़की लगी। विशाल से पूछा गया तो उसने भी हाँ कर दी। एक दिन शाम में विशाल अपने दोस्तों सचिन, अजय और रवि के साथ बैठा चाय का आनंद ले रहा था। विशाल, तेरी तो निकल पड़ी, विशाल के दोस्त अजय ने कहा। हाँ यार, नसीब बहुत अच्छा है तेरा, नौकरी और छोकरी दोनों एक साथ मिल गई, सचिन ने खुश होते हुए कहा। अरे अभी रेलवे का रिजल्ट नहीं आया यार, और शादी में भी टाइम है, विशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे नहीं आया है तो क्या हुआ यार, आ जाएगा, तूने मेहनत की थी, हो जाएगा तेरा। और रही बात शादी की, तो हमें देख, तेरी उम्र के हैं हम, हमारे घर वालों को तो फिक्र ही नहीं है कि लड़के की शादी भी होनी है। जब कभी बात चलती भी है तो पापा कह देते हैं, अरे अभी तो बच्चा है, बड़ा तो होने दो। रवि ने विशाल को देखते हुए कहा। बताओ, यह हाथी घर वालों को बच्चा लग रहा है तो हमारी तो बुढ़ापे में कहीं जाकर शादी होगी, सचिन ने हंसते हुए कहा। कुछ दिन बाद विशाल परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। विशाल को काफी उम्मीदें थी कि उसका इस बार तो हो ही जाएगा। विशाल के मम्मी पापा भी घर में पार्टी के आयोजन के लिए तैयारियां कर रहे थे, लेकिन जब रेलवे के नतीजे घोषित हुए तो उसमें विशाल का नाम ही नहीं था। कुछ नंबर कम रहने की वजह से विशाल का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। विशाल ये देखकर चकरा गया, उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैंने तो इस बार काफी मेहनत की थी, कोचिंग भी की, दिन रात एक कर दिए थे, मेरा कैसे नहीं हुआ? नहीं, ये नहीं हो सकता। विशाल ने यही सोचते सोचते घर में प्रवेश किया। विशाल, क्या हुआ? हो गया ना तेरा सिलेक्शन? पता था हमें बेटा कि तेरा इस बार तो हो ही जाएगा, तेरी मम्मी ऐसे ही टेंशन ले रही थी, विशाल के पापा नीरज ने खुशी से कहा। विशाल बिना कुछ बोले गुमसुम सा खड़ा रहा।
बेटा क्या हुआ? नीरज ने जब विशाल को गुमसुम देखा तो गंभीरता से कहा। बोल बेटा क्या रहा? अर्चना ने बेचैनी से पूछा। पापा वो मेरा इस बार भी, विशाल ने हल्के हल्के कहा। क्या बेटा इस बार भी क्या? नीरज ने पूछा। सॉरी पापा, मेरा इस बार भी नहीं हो पाया। ये कहते कहते विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल के माता पिता ये सुनकर उसको दिलासा देने लगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम ही तो है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, इस बार और ज्यादा मेहनत करना। विशाल ने सुनकर कुछ भी नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया। उधर सचिन और रवि अजय के घर पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे आज विशाल का रिजल्ट आने वाला था ना, क्या रहा? हो गया? कुर्सी पर बैठे सचिन ने जिज्ञासा से दोनों की ओर देखते हुए कहा। हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने विशाल को कॉल की थी, उसका नंबर नहीं लगा तो मैंने विशाल के पापा को कॉल की। उन्होंने बताया कि इस बार भी विशाल का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। रवि ने सचिन की बात का जवाब देते हुए कहा। मुझे तो पता था इस विशाल का नहीं हो पाएगा। अरे इसके बस में नहीं है सरकारी नौकरी मिलना, इतना आसान थोड़ी है। अजय ने तंज करते हुए कहा। हाँ सही कह रहा है तू, ये बस दिखाता ही है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, अगर पढ़ा होता तो हो नहीं जाता। रवि ने उत्तर दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, जिगरी दोस्त है वो अपना, बचपन से हम सब साथ में पढ़े हैं। उसने सच में बहुत मेहनत की थी इस एग्जाम के लिए, सिर्फ कुछ अंतर से रह गया है उसका। हमें उसे ताने मारने की जगह दिलासा देना चाहिए। सचिन ने दोनों की तंजभरी बातें सुनने के बाद गंभीर होते हुए कहा। रवि और अजय फिर भी विशाल की बुराई से बाज नहीं आए तो सचिन वहां से उठ के चला गया। कैसे दोस्त हैं यार ये, कुछ दिन पहले तक तो ऐसे जता रहे थे जैसे बहुत करीबी दोस्त हैं, और आज जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। सचिन बड़बड़ाता हुआ विशाल के घर में दाखिल हुआ। मेरे बस का नहीं है शायद जिंदगी में कुछ करना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कितनी उम्मीदें थी सबको मुझसे, सपना क्या सोचेगी मेरे बारे में। काश के मैंने सरकारी नौकरी की जिद छोड़ दी होती तो मैं भी अपने दोस्तों की तरह किसी प्राइवेट कंपनी में इस वक्त अच्छी सैलरी ले रहा होता। विशाल यही सब सोच रहा था कि कमरे में सचिन ने प्रवेश किया। कैसा है विशाल? सचिन ने विशाल के पास बैठते हुए कहा। ठीक हूँ, विशाल ने उत्तर दिया। देख इतनी टेंशन मत ले यार, चिल मार। क्या हुआ इस बार भी नहीं हुआ तो? अरे बहुत से लोगों के तो 3-3 साल बाद ट्राई करने पर भी इतने नंबर नहीं आते जितने तेरे आए हैं। थोड़ा सा ही गैप है, इस बार और मेहनत कर, निकल जाएगा तेरा, सचिन ने विशाल को समझाते हुए कहा। हाँ यार, इस बार तो मुझे लगा था कि मेरा हो ही जाएगा, बहुत मेहनत की थी मैंने, विशाल ने बुझे मन से उत्तर दिया। सचिन काफी देर तक विशाल को समझाता रहा। विशाल बस हाँ हूँ करता रहा, उसने ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। विशाल अपनी इस असफलता के बाद अंदर ही अंदर टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद विशाल के मामा जी घर पर आए और उन्होंने बताया कि सपना को वो उच्च शिक्षा के लिए उसके ताऊजी के यहाँ इलाहाबाद भेज रहे हैं। उन्हें अभी सपना की शादी नहीं करनी है। विशाल की मम्मी ने कहा कि वो कुछ समय इंतजार कर लें, लेकिन विशाल के मामा जी ने रिश्ते से पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। पहले से ही रेलवे में नौकरी न लग पाने के कारण अवसाद में चल रहे विशाल के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना आसान नहीं था। जब उसे पता चला कि मामी जी ने रिश्ता तोड़ दिया है तो वो बुरी तरह टूट गया। कुछ समय पहले तक खुशमिजाज दिखने वाला विशाल अब गुमसुम सा रहने लगा था। वह अब ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। दोस्तों से भी उसने मिलना जुलना बंद ही कर दिया था। वह ज्यादातर अपने कमरे में शांत लेता रहता था। धीरे धीरे विशाल डिप्रेशन का शिकार होने लगा। विशाल के माता पिता ने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। वो चाहते थे कि विशाल इन सब बातों को भुलाकर आने वाले भविष्य के बारे में सोचे। जो हो गया उसे भूल जाए। विशाल बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, विशाल के पापा नीरज ने समझाते हुए कहा। बेटा उठ जा, चल अब खाना खा ले, मैंने तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। विशाल की मम्मी अर्चना ने विशाल को बिस्तर से उठाते हुए कहा। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है, विशाल ने लेटे लेटे उत्तर दिया। कब तक ऐसे लेटा रहेगा बेटा, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही है, विशाल की मम्मी ने रोते हुए कहा। मम्मी को रोता देख विशाल उठ के बैठ गया और बुझे मन से पराठे खाने लगा। चल बेटा जल्दी से खाना खा ले, उसके बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं, नीरज ने विशाल को मनाते हुए कहा। मम्मी पापा के ज्यादा फोर्स करने पर विशाल शॉपिंग के लिए तैयार हो गया। अरे विशाल बेटा कहाँ जा रहे हो, शीला आंटी ने विशाल को देखते हुए कहा। अरे शीला, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अर्चना ने जवाब दिया। अच्छा जाओ बेटा, मजे करो, शीला आंटी ने कहा। शीला आंटी को पता था कि विशाल अपनी जिंदगी में हुए इस घटनाक्रम से टूट सा गया था। वो भी यही चाहती थी कि विशाल जिंदगी में आगे बढ़े। अरे ये नीरज अपने बेटे को लेके कहाँ जा रहा है, विशाल के पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा। अरे आपको नहीं पता, इस विशाल का रेलवे में नंबर नहीं आया। अर्चना बड़ी तारीफें करती थी अपने बेटे की, देख लो अब किसी लायक न होता तो आज नौकरी न कर रहा होता। शर्मा जी की पत्नी ने जवाब कहा था, मैंने लड़के को कोई अच्छा सा बिजनेस करा दे, पर उसने मेरी सुनी ही नहीं। अब देखो नौकरी भी नहीं मिली और हजारों रुपया पढ़ाने लिखाने में भी खर्च कर दिया, शर्मा जी ने जवाब दिया।
कल तक विशाल की तारीफों के पुल बांधने वाले विशाल के पड़ोसी भी आज विशाल के फेल होने पर ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे उसने कोई गुनाह कर लिया हो। शॉपिंग से घर आकर विशाल ने देखा कि उसके चाचा जी आए हुए हैं। चाचा जी को देख के विशाल ने चाचा को गले से लगा लिया। विशाल को अपने चाचा से काफी लगाव था। चाचा जी की उम्र भी विशाल से 3-4 साल ही ज्यादा थी, लेकिन दोनों आपस में काफी खुले हुए थे। विशाल के चाचा पेशे से एक मनोचिकित्सक थे। विशाल की मम्मी ने जब उन्हें विशाल की स्थिति से अवगत कराया तो वो फौरन ही उज्जैन से लखनऊ आ गए। विशाल के चाचा ने विशाल को देखते ही जान लिया था कि स्थिति काफी गंभीर है। अगर विशाल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अवसाद में आकर कोई उल्टा सीधा कदम भी उठा सकता है। उन्होंने ठान लिया था कि वो विशाल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। विशाल के चाचा ने विशाल को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। वह विशाल को अकेला नहीं रहने देते थे। विशाल का दोस्त सचिन भी चाचा के साथ मिलकर विशाल को कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि वो अकेला है। वह हमेशा उसे ऐसे लोगों के उदाहरण देते जिन लोगों ने अनेकों असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहे। कभी कभी हमारे आसपास के कुछ लोग भी हमारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह हमारे सामने ही हमें नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़। चाचा के द्वारा किए गए प्रयास बेकार नहीं गए। धीरे धीरे विशाल डिप्रेशन से बाहर आने लगा। वह अब समझने लगा था कि उसे खुद ही अपनी मुश्किलों से लड़ना है। वह अब फिर से अपनी पढ़ाई में जुड़ गया था। इस बार भी उसने खूब मेहनत की, लेकिन इस बार वो समझ चुका था कि अगर वो असफल हुआ तो उसे उदास नहीं होना है, बल्कि अपनी हार को स्वीकार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है। समाज में मौजूद नकारात्मक लोगों की बातों का उसे बुरा नहीं मानना है, बल्कि ऐसे लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। विशाल के एग्जाम का परिणाम आया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने रेलवे की परीक्षा में 3री रैंक हासिल की थी। उसका सपना पूरा होने जा रहा था। वह खुशी से रोने लगा। विशाल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ साथ चाचा जी और सचिन को दिया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। विशाल के मामा जी मिठाई का डिब्बा लेके घर पर आए तो उन्होंने फिर से सपना और विशाल के रिश्ते की बात करनी चाहिए, तो विशाल ने साफ इनकार कर दिया कि उसे ये शादी नहीं करनी है। मामा जी मुंह लटकाए घर से खिसक लिए। रवि और अजय को जब विशाल की सफलता का पता चला तो वो विशाल को बधाई देने के लिए आए। मैंने तो पहले ही कहा था इसे नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता, अजय ने कहा। विशाल ये सुनकर हंसने लगा। वह समझ चुका था कि ये दुनिया सिर्फ कामयाब इंसान के पीछे ही रहती है। जरा सा आप नाकामयाबी की तरफ चले तो दुनिया वाले आपको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। दुनिया का यही दस्तूर है। कामयाब इंसान के साथ तो सब खड़े होना चाहते हैं, लेकिन नाकामयाब इंसान को हौसला देकर आगे बढ़ाने की हिम्मत देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो दूसरों की कमियों के छुपाने के बजाय उसको फैलाने में लगे रहते हैं। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हार के बाद दुनिया वालों के ताने बर्दाश्त न कर पाने के कारण सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए तंज या बुराई किसी की जान भी ले सकता है। क्या इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराने के लिए तैयार हैं? लेकिन सफलता का स्वाद वही चख पाता है जो अपनी असफलताओं को अपनी मेहनत के आगे नहीं आने देता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताएं।